तो हमने जो पढ़ा है वो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिया। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, सेकेंड इक्वेशन। a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। देखो, जब भी लीनियर इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म आरएचएस का जीरो ना हो, ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट हेडिंग है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस बोलते हैं। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर हमने पढ़ लिया है। ए, एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, A1 B1, अभी 5 मिनट रिकॉल हो रहा है। ठीक है, A2 B2 C2, A3 B3 C3, एक दूसरी मैट्रिक्स X बनाते हैं X Y और Z को लेके, और एक मैट्रिक्स B फॉर्म करते हैं कॉन्स्टेंट्स को लेके। तो इनको सॉल्व करने का प्रोसीजर X इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। पहला केस में ये होता है जब डिटर्मिनेंट A जीरो ना हो। डिटर्मिनेंट ए जीरो ना हो मतलब कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो जाए, तो ए का इनवर्स निकालना पॉसिबल रहेगा, यूनिक होगा वो। हाँ, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट मिलेगा। तो इस केस पे जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट बोलेंगे। कंसिस्टेंट मैंने उस दिन में बताया था कि एक भी सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट हो जाता है, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाए, अच्छा ए अगर जीरो ना हो तो ए को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो न हो उसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो ए को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। तो अब क्या करोगे, दो चीजें कैलकुलेट करोगे, एडजॉइंट ए इंटू बी, और सेकेंड पार्ट में भी एडजॉइंट ए इंटू बी। अब इसकी वैल्यू बताएगी कि क्या होगा। मान लो ये जीरो आ जाता है, उस केस में ये होगा कि कंसिस्टेंट तो रहेगा सिस्टम विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और तब कंसिस्टेंट रहेगा। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आता है तो सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहां तक हमने कर लिया है। तुमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब किए होंगे तो ये वाली सिचुएशन सॉल्व करने आ गया है। अभी हम एक क्वेश्चन पहले ऐसा लेते हैं जिसमें ए जीरो हो जाए, तब कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि इसने बोला है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो एक दो तो कम से कम निकालें। तो एक क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस क्वेश्चन में तुम्हें कैलकुलेशन पार्ट में मेरी हेल्प करनी है। 2x, क्वेश्चन लिखो जल्दी से, माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 5, और कैलकुलेशन गलत मत करना क्योंकि टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है। 3x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन है 4x प्लस 5y माइनस 5z इक्वल टू 9। ये तीन इक्वेशन है। सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। निकालो जरा जल्दी से। 2 माइनस 1 3, 3 2 माइनस 1, फिर 4 5 और माइनस 5। ए का डिटर्मिनेंट निकालो जल्दी से।
कितना टाइम 2 इंटू -10 +10 -(-1), तो ये कट गया, ये कट गया, -15 +4 +3 इंटू 15 -8, पहला टर्म 0, -11। सर वो माइनस जो आपने 2 के आगे लिखा है -10 +10, सर वो कैसे होगा? -5 होना चाहिए ना। ये ओ हो, सही सही सही। हाँ तो ये कितना आ गया? -10 ये हो गया ना, ये -5 इंटू 2 -10, और ये कितना हो गया? 0 आ गया सर। हाँ मतलब आ गया ना 0, अब मैंने लिख दिया तो मैं हाँ सॉल्व कर देता हूँ 21 प्लस का, तो ये 0 आ नहीं रहा है। सर, हो गया तो सॉल्व। अच्छा जो भी है मतलब, तो ये ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। इसने बोला है क्या पता है, ये नहीं पूछ रहा नेचर फाइंड करो, इसने बोला है फाइंड सॉल्यूशन, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। नेचर फाइंड करने के लिए वो तीनों में से कुछ भी दे सकता है, बट सॉल्यूशन फाइंड करने को सिर्फ ये वाला पार्ट देगा। बट फिर भी हम सीख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो देखो अभी ये हुआ है सिर्फ कि ए का डिटर्मिनेंट 0 है, अब ये वाला केस है कि ये वाला केस है, वो करना अभी बाकी है। तो अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए इनटू बी। चलो एडजॉइंट ए निकालो पहले। एडजॉइंट ए का फाइनल रिजल्ट मुझे चाहिए, गलत मत करना, थोड़ा जल्दी हाथ चला लो। बी मैं तब तक लिखता हूं 5 7 9, चलो जल्दी करके बताना है कितना आ रहा है। एडजॉइंट ए निकालो पहले जल्दी से। एडजॉइंट ए इंटू बी ये निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट ए हमको मिल चुका है, इसका प्रोडक्ट बी के साथ निकालना है। चलो जरा ये करके दिखाओ कितना आता है। इन तीनों को, इन तीनों से फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड रो और ये कॉलम सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो और ये कॉलम थर्ड एलिमेंट। जल्दी करके बताओ कितना आ रहा है। फिर आज तो देखो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये 0 आ रहा है ना। एडजॉइंट ए इंटू बी, आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ए इंटू बी 0 हो गया। अब सेकंड केस जो था इधर मैंने मिटाया नहीं है इसी वजह से, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 होता है तो फिर हमको ये दोनों में से कौन सा वैलिड है वो देखना होता है। तो अभी एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आ गया ना, तो इसमें क्या लिखोगे, सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सिस्टम कंसिस्टेंट है, उससे कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। तो एक दो निकालते हैं जरा। अब देखो ये प्रोसेस देखो ध्यान से, मैं एक ही क्वेश्चन करा पाऊंगा कि आगे और भी हमको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो मैं तीनों इक्वेशन लिख के छोड़ दूंगा तुमको। इसके बाद वाला काम अच्छे से देखो। यहां से क्या करोगे, मैं प्रोसेस लिखता हूं। अच्छा लेफ्ट साइड मिटा सकते हैं ना, थोड़ी देर में मिटाएंगे। क्या करोगे, जो प्रोसेस है वो समझो। तीनों इक्वेशन में क्या करना है, ये वर्किंग रूल भी लिखता हूं और ये करके भी दिखाता हूं। फर्स्ट स्टेप में तुम्हें ये करना है, पुट z इक्वल टू k इन इक्वेशन 1 एंड 2। किसी भी दो इक्वेशन में, 1 और 3 में, 2 और 3 में, मैंने फर्स्ट और सेकंड ले लिया। z को k पुट कर लो फर्स्ट और सेकंड में, तो ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, और ये z को उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो -3k, और दूसरे वाले में पुट करके 3x प्लस 2y 7 प्लस k। बोलो ये क्लियर। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन, ये हो गई फिफ्थ इक्वेशन।
इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे एक्स और वाई के लिए, और कौन से मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से। तो a 2 -1, मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल लेके इसको सॉल्व करना है। तो 3 और 2, ये a हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई? x और y, और b की वैल्यू क्या हो गई? 5 - 3k 7 + k। तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी? a इनवर्स इंटू b, है ना? बोलो भाई। यस और नो? यस सर। तो a का इनवर्स निकालो जरा, 2 × 2 मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालो जल्दी से। a का इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। एडजॉइंट a निकालो जल्दी से, कितना आता है इसका एडजॉइंट, और डिटर्मिनेंट a मैं निकाल देता हूं। 4 + 3 7 आ गया डिटर्मिनेंट a। सर इनवर्स क्या 2 1 -3 2 होता है? 2 1 -3। -3 और 2 करेक्ट है। तो ये हो गया, a इनवर्स निकल गया, तो ये बन गया 1/7 2 1 -3 एंड 2। ये हमारा सर a पूरा इनवर्स। इनवर्स बता रहा हूँ मैं। हाँ इनवर्स ही लिखना था, 7 तो आएगा ना नीचे उसके। अच्छा, ओके ओके, हाँ ठीक है। एडजॉइंट a ही तो बताया ना तुमने। मैंने वो वाला यूज किया है मेथड जिसमें लाइक स्विच कर देते हैं हम लोग। हाँ हाँ वही मेथड है, तो 2 और उसमें 2 को एडजॉइंट स्विच कर। निकलता है कि इनवर्स? मैं भूल एडजॉइंट है गया। वो, इनवर्स तो डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, हाँ ये अच्छा हुआ, मैं भूल गया था। ओके सर। चलो अब देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड की जरूरत नहीं है हमको, तो मैं इधर थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। आगे देखो, तो अभी हमने क्या कर लिया? ए इनवर्स निकाल लिया, इस वाले इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ए इनवर्स इंटू बी, एक्स का मतलब ये, इक्वल टू 1/7। ए इनवर्स कितना आ गया? 2 1 -3 2 इंटू बी, और b कितना है? 5 - 3k 7 + k। ये हो गया। चलो तो 1/7 बाहर छोड़ दो, इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करो। 2 × 5 - 3k प्लस 1 × 7 + k, ठीक है। और इसका दूसरा टर्म -3 × 5 - 3k प्लस 2 × 7 + k। तो ये हो गया 1/7। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? देखो ये हो गया -6 और +1, और 10 + 7 17 -6 और +1, तो 17 - 5k, और ये हो गया 9k + 2k 11k, और -15 + 14 तो -1। इसको और आगे लेके जाओ तो 17 - 5k अपॉन 7, ये 1/7 अंदर जा रहा है, 11k - 1/7। और इसको हमने किससे इक्वेट करना है? x और y से। तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 17 - 5k अपॉन 7। y की वैल्यू मिल गई 11k - 1/7। ये x और y मिल गया। और z की वैल्यू हमने क्या ली थी? k ली थी। तो अभी एक काम बाकी है, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब बस बाकी क्या है? इन तीनों वैल्यूज को थर्ड में रख के सेटिस्फाई कराना है। तो x की जगह ये डालोगे, y की जगह ये, z की जगह ये, 9 आएगा तो ही आंसर है। चलो तो थर्ड इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट करते हैं। 4 इंटू LHS निकालते हैं थर्ड इक्वेशन का। 4 इंटू एक्स की जगह 17 - 5k अपॉन 7 प्लस 5 इंटू 11k - 1/7, और -5 z की जगह k। ये 9 आना चाहिए। कैसे करोगे? एलसीएम हो गया कितना? 7। तो 17 4 जा 68 -5 4 जा 20k, 55k -5 और 7 से 5 35k।
तो कितना आ रहा है, देखो ये 20 और ये 35, 55 हो गया, और ये प्लस का 55, के वाले टर्म कैंसिल, 68 माइनस 3 हो गया 63, 68 माइनस 5 63 अपॉन 7, तो ये 9 आ गया ना, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारा आंसर हो गया, सो x इक्वल टू 17 माइनस 5k अपॉन 7, और y की वैल्यू मिल गई 11k माइनस 1 अपॉन 7, एंड z की वैल्यू k फॉर ऑल k एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का। ये हो गया सॉल्यूशन। मतलब कहने का, k को 1 पुट कर लो तो एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन आ गया, k को 2 पुट कर लो दूसरा पेयर ऑफ सॉल्यूशन, k को 3 पुट कर लो, मैंने पहले बोला था इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाला है, तो k की वैल्यू पुट करते जाओ, सारे सॉल्यूशन निकालते जाओ। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। इसको लिखना है जल्दीबाजी में। चलो तो नेक्स्ट, ये था नॉन होमोजीनियस का, ठीक है, ये था नॉन होमोजीनियस का। नंबर 2, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है, सारा फॉर्मेट सेम रहता है, आरएचएस पे कांस्टेंट नहीं होता है बस। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस में और होमोजीनियस में यही डिफरेंस होता है, इफ d1 d2 और d3 जीरो हो जाए तो ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। अब देखो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर सब कुछ सेम है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और x यहां पे x y z, बस b लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, b लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि b हमारी जीरो मैट्रिक्स है, b में तो सारे d1 d2 d3 0 0 0 है ना, तो बस इतना ही लिखते हैं। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, ax इक्वल टू b, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसमें होमोजीनियस वाले में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ax इक्वल टू 0, ठीक है, ये होता है। अब इसमें a इधर रखते हैं, तो a निकालने के लिए फिर से केसेस बनेंगे, इस वाले में भी केसेस बनेंगे। पहला केस ये है कि व्हेन डिटर्मिनेंट a इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट a अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये कौन सा केस है, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, consistent with unique solution, and the solutions are x equal to y equal to z equal to 0। ये बात समझ रहे हो? देखो तीनों इक्वेशन x y z की जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है, तुम्हें अच्छे से पता है 3x प्लस 7y इक्वल टू 10 है, ये कभी जिंदगी में ओरिजिन से पास नहीं करेगा, सिर्फ इस 10 की वजह से। अगर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म ना हो तो ये ओरिजिन से पास कर जाता है कि नहीं? यस सर। तो अगर इन तीनों ही इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म ना हो तो तीनों ही ओरिजिन से पास करेंगी, तो फिर ओरिजिन सॉल्यूशन हो गया। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर 3D प्लेन में बात करें तो एक्स वाई जेड उसका 0 होता है, 3D ज्योमेट्री में बात करें तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 वही है ना, x भी 0 y भी 0 z भी 0। तो अगर तीनों लाइन एक पॉइंट ओरिजिन से पास कर रही है, ये देखो x एक्सिस y एक्सिस और ये z एक्सिस, तीनों के तीनों लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो वो सॉल्यूशन हो गया ना फिर। सर हम ऐसे भी तो देख सकते हैं cos ax इक्वल्स टू 0 आ रहा ना, अगर a डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो ऑब्वियसली x 0 होगा, तभी वो 0 हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ।
यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट अगर 0, अच्छा यही जरूरी नहीं है कि तीनों लाइंस ओरिजिन से ही पास करेगी, उनमें और भी केसेस बनते हैं। जैसे अगर ऐसा तुमको दो इक्वेशन मिल जाए 3x + 7y0 और 2x - 17y0, तो इसमें आंख बंद करके x = 0 y = 0 ऐसा बोल देते हो, एक ही सॉल्यूशन होता है इस केस में। बट यहाँ पे कुछ और भी होता है। सेकंड केस में जब a 0 ना हो तो इसमें तुमको एडजॉइंट वगैरह निकालना नहीं पड़ता है। तो इसमें सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड केस यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इनकंसिस्टेंट यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। एक सॉल्यूशन तो पक्का का पक्का है, x भी 0 y भी 0 z भी 0, ये तो होगा ही होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है, तीनों लाइन ओरिजिन से तो पास कर रही है। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट a 0 आ जाता है उस केस पे ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी A। तो अगर ये 0 आ जाता है उस केस पे कंसिस्टेंट तो होगा बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। कैसे होंगे ये देखो। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने का प्रोसीजर वही है, ठीक है, ये निकालने का प्रोसीजर वही है जो हमने थोड़ी देर पहले किया है। तो ये है हमारा होमोजेनियस का कॉन्सेप्ट। बताओ क्लियर है ये? यस सर। अब मैं तुमको सर दो इक्वेशन दे देता हूँ, हाँ बोलते रहो, मैं वो सुन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे, वापस k की वैल्यू रख देंगे नहीं, z हाँ के निकाल के, मतलब z को k ले लोगे और फर्स्ट और सेकंड में हाँ डाल के x और y निकाल लोगे, ठीक है, फिर और उसमें फिर थर्ड एक्स में वाई जाके जेड को चेक डाल के करना। थर्ड में निकाल लेना, फिर एक्स वाई जेड का के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। के हमारा कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम इस वाले पे। अच्छा, यहाँ पे मैं ये मेंशन कर देता हूँ, इन दिस मतलब होमोजेनियस सिचुएशन में, होमोजेनियस सिस्टम में वी डोंट हैव इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इसको अच्छे से याद कर लेना। होमोजेनियस के केस में इनकंसिस्टेंसी कभी भी नहीं आ सकती क्योंकि एक पॉइंट तो 0,0,0 तो हो ही गया। अब मैं तुम्हें दो क्वेश्चन देता हूं। पहला क्वेश्चन जो होगा वो जिसमें a 0 होगा उस पे है, a 0 नहीं होगा उस पे है। तो ये क्वेश्चन है 2x + 3y - z = 0 फर्स्ट इक्वेशन, x - y - 2z = 0 सेकेंड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन है 3x + y + 3z = 0। इसको मैंने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी। तो इसमें क्या तुमको मिलेगा स्पेशल वो देखो। डिटर्मिनेंट ए जब निकाल लोगे, ए का वही मतलब है 2 3 - 1 1 -1 -2 3 1 और 3। तो इसमें जब तुम डिटर्मिनेंट ए फाइंड करोगे वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे 0 के इक्वल नहीं है, सीधा ये लाइन लिखनी है। अब ये नहीं कि सॉल्यूशन फाइंड करने चल दिए, ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड करने नहीं जाओगे क्योंकि जब यहाँ पे ए की जगह पे रखोगे ना, ये वाली मैट्रिक्स जब रखोगे तो ये 0 है आरएचएस पे, एक्स तुमको सीधा 0 0 0 ही मिलेगा। तो जैसे ही ये सिचुएशन आती है तुम सीधा लिखोगे सो यूनिक सॉल्यूशंस आर x = 0, y = 0 और z = 0। ये खत्म हो जाएगा यहीं पे। बोलो क्लियर? यस सर। इसमें कोई भी सॉल्व करने पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर डिटर्मिनेंट a 0 के इक्वल नहीं आता है तो याद कर लो यूनिक सॉल्यूशन है, सिस्टम कंसिस्टेंट है। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है? x y z तीनों 0। ये तो पहला क्वेश्चन। सॉल्व कर भी नहीं सकते हम इधर? कैसे सॉल्व क्या करोगे? करेंगे इसमें सॉल्व? हाँ, कैसे ये सॉल्व नॉन करोगे? जीरो है, जो x है वो 0 आ रहा है, तो एक 0 ही आएगा ऑब्वियसली। देखो a उधर जाएगा तो क्या बनेगा? 0 ही तो हो जाएगा। हाँ मतलब अगर हम प्री मल्टीप्लाई वाला सीन करेंगे तब होगा जो होगा, बट वो तो इधर फायदा i नहीं है बच कुछ का। जाएगा, इधर i बच हाँ। जाएगा। फिर हम्म। मल्टीप्लाई, चलो तुम अच्छी बातें कर रहे हो। a का इनवर्स इंटू a इंटू एक्स, इधर क्या होगा? a का इनवर्स इंटू 0 क्या है? 0 मैट्रिक्स है, हाँ तो फिर 0 ही हो गया ना वो। RHS 0, ये i हो गया। i इंटू एक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, i तो तो हट जाएगा। x आ गया, फिर x 0 आ गया सिंपल। अब यहाँ पे x y z, और ये कितना हो जाएगा? 0 0 0 0। 0। इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कर लेना, समझ में आ गया, यही सॉल्यूशन ही है इसका। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं दे देता हूं इस वाले सिचुएशन पे। इसमें तुम्हारा डिटर्मिनेंट a 0 आ जाएगा
तो ये क्वेश्चन है x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0, फिर x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, और फिर 3x प्लस 6y माइनस 5z इक्वल टू 0। इन तीनों को सॉल्व करना, तो क्या होगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट a जब निकालोगे तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, a 0 आ जाएगा तो सीधा समझ जाना कंसिस्टेंट तो है बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है। तो z को k ले लेना, फर्स्ट और सेकंड से x और y निकाल लेना और उनको थर्ड वाले में डाल के देख लेना 0 आता है कि नहीं। 0 आएगा तब जाके आंसर हो जाएगा। इसका मैं तुमको आंसर दे देता हूं, सॉल्व करके मैच कर लेना। x मिलेगा k/3, y मिलेगा 2k/3 और z तुमको मिलेगा k, वेयर k जो है वो एलिमेंट है रियल नंबर का। तो ये सॉल्यूशन होंगे। जितना भी बोर्ड पे जल्दी से लिखो। ये दो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट और सेकंड। चलो तो क्रेमर रूल की हेडिंग बना लो, क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल पहले ये सीखेंगे हम नॉन होमोजेनियस के लिए। नॉन होमोजेनियस के लिए कैसे होता है रूल, इक्वेशन a1x b1y c1 इक्वल टू d1, a2x b2y ये z है यहाँ पे, c2 z इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इक्वल टू d3। इसमें सीधा आंसर निकालते हैं। ठीक है, सीधा आंसर निकालेंगे। मैट्रिक्स, अच्छा अब मैट्रिक्स नहीं है, देखो यहाँ पे द सॉल्यूशंस आर x की वैल्यू होगी d1 अपॉन d, मैं बता रहा हूं d1 क्या है d क्या है। y की वैल्यू होगी d2 अपॉन d और z की वैल्यू होगी d3 अपॉन d। अब ये क्या क्या है वो देखो, वेयर d जो है वो डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट है। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये हमारा d है, कॉमा d1 क्या है, तो ये है d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये हमारा d1 है। d2 की वैल्यू a1 b1 सॉरी a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3 और d3 है a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। ये सीधा हम वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। डिटर्मिनेंट बस सॉल्व करना होता है, एक्स वाई जेड यहाँ पे सीधा निकाल सकते हो। कंसिस्टेंसी भी चेक करेंगे यहाँ पे। पहले ये याद कैसे करते हैं वो देखो, मैं इतना तेजी में कैसे मैंने लिख दिया ये सब। की पॉइंट क्या है इसके, देखो फर्स्ट पॉइंट रोमन में कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे डी जो डिटर्मिनेंट है ना, डी जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से मिली है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसको हम ए बोलते थे अभी तक, उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो तो वो डी हो जाता है। तो एक्स वाई जेड तीनों में डिनोमिनेटर देख रहे हो ना, डी है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है, तो ये डी ऐसे निकालते हैं। सेकेंड पॉइंट, D1 के लिए क्या करोगे, देखो
D1 के लिए क्या करोगे? D1 मैट्रिक्स को देखो अच्छे से, मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट, D1 डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम है जो D1 डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट कॉलम है, वो इसके फर्स्ट कॉलम को कुछ रिप्लेस करके आया है। डी के फर्स्ट कॉलम को अगर D1, D2 और D3 से रिप्लेस कर लो तो D1 मिल जाता है। देख रहे हो? डी जो डिटर्मिनेंट है उसके फर्स्ट कॉलम को अगर इन तीनों से रिप्लेस कर लोगे तो D1 मिल जाता है। अगर डी के सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करोगे इन्हीं तीनों से तो D2 मिल जाएगा। बाकी दोनों एलिमेंट सेम रहेंगे कॉलम के। D3 कैसे मिलेगा? तो डी के थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को इन तीनों से रिप्लेस करोगे तो D3 मिल जाएगा। बाकी दोनों सेम रहेंगे। ये बात समझ आ रही है? yes. तो एक का D1 जो है ये ऑब्टेन कैसे होता है? ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग C1 ऑफ D। C1 ऑफ D समझ जाओगे ना, कॉलम 1 D का। तो D1 is obtained by replacing C1, that is column 1 of D, by D1, D2 and D3। इसी तरीके से D2 कैसे मिलता है? obtained by replacing second column of D by D1, D2, D3। और D3 कैसे मिला? obtained by replacing third column of D by D1, D2, D3। तो इससे हम सीधा वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं और ये वैल्यू सीधे आ जाती है। कंसिस्टेंसी कैसे चेक होती है वो देखो। कंसिस्टेंसी कैसे चेक होती है? फर्स्ट केस देखो, इफ डिटर्मिनेंट डी 0 नहीं आता है, 0 नहीं आता है मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो रहा है, ये मतलब है। तो उस केस पे सिस्टम है कंसिस्टेंट, system is consistent with unique solution। और वो सॉल्यूशन क्या होंगे? x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, z इक्वल टू दिस। सेकेंड केस, अगर डिटर्मिनेंट d 0 आ जाता है एंड D1, D2 और D3 ये तीनों भी 0 आ जाते हैं, उस केस पे सिस्टम होगा कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया तो तुम सॉल्व करने का प्रोसीजर जानते हो। थर्ड केस, अगर D 0 आ जाए एंड एट लीस्ट वन फ्रॉम D1, D2 और D3 इज नॉन जीरो। मतलब D1 0 आ जाए और D1, D2, D3 तीनों निकालना, कोई भी एक अगर नॉन जीरो आ जाए, जैसे 5 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो उस केस में सिस्टम जो होगा दैट विल बी इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। तो ये है पूरी थ्योरी। बोलो क्लियर? Yes, sir. यस सर। इधर ही साइड में मैं होमोजेनियस भी लिख देता हूं। नंबर 2 होमोजेनियस। उसको देखो, होमोजेनियस में क्या है? यही चीज हमको ऐसे मिलेगी, a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x b2y c2z इक्वल टू 0, a3x b3y c3z इक्वल टू 0। सारी चीजें सेम रहेंगी। d हमारा सेम a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। d1 वो कैसे निकालोगे? कॉलम 1 को रिप्लेस करना है 0 0 0 से, d1 d2 d3 0 0। तो ये हो गया b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये हमारा d1 हो गया। d2 कैसे निकलेगा? d के सेकंड सर ये 0 नहीं हो गया फिर डिटर्मिनेंट? 0 0 0 0
D1 D2 D3 यहाँ पे गारंटी के साथ 0 नहीं सर सर आपकी आवाज बढ़िया सर। अच्छा D3 देखो, D3 की वैल्यू क्या होगी, A1 A2 A3 B1 B2 B3 0 0 0। अब यहाँ पे दो ही केस बनेंगे। तुम्हें याद है होमोजेनियस हमने पिछले बार जब किया था, मतलब आज ही किया था, तो उसमें दो ही केस थे, इनकंसिस्टेंसी नहीं आती थी। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था जब नॉन होमोजेनियस कर रहे थे, तो थर्ड पॉइंट वहां पे मैंने बताया था कि होमोजेनियस सिचुएशन में इनकंसिस्टेंसी कभी होता ही नहीं है, क्योंकि 0 0 0 तो होगा ही। एक्स वाई जेड का एक सॉल्यूशन तो होगा ना, एक्स भी 0 वाई भी 0 जेड भी 0। तो यहाँ पे सिर्फ दो केस होंगे। पहला केस, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 की इक्वल नहीं आता है तो सिस्टम होगा कंसिस्टेंट, और यूनिक सॉल्यूशन किसके साथ होगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। इसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है ना, एक्स वाई जेड तीनों 0। और सेकेंड केस, अगर डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट डी 0 हो जाता है तो ये कंसिस्टेंट होगा विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड यहां लिख देता हूं। देखो ये डिटर्मिनेंट डी तो 0 होगा ही होगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वैसे होता कब है वो भी समझ ही लो। एंड D1 D2 D3 ये तीनों भी 0 होने चाहिए, तो ये तीनों तो ऐसे ही 0 होंगे। D1 0 D2 0 D3 0, क्योंकि एक रो या एक कॉलम पूरी पूरी 0 हो गई है। यस और नो? यस सर। तो यस सर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो केस है, पीछे वाला होमोजेनियस याद करो, उसमें ये तो 0 होना ही चाहिए, और मैंने ये भी लिखा था एंड ये तीनों भी 0 होंगे तब जाके होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लिखा था ना, अभी देख लो कॉपी पे। यस सर। देखो यस सर। यही पे सामने है, यही लिखा है। अच्छा थर्ड केस, अगर डी, थर्ड केस होगा ही नहीं यहाँ पे, मतलब ऐसा और कभी, सर एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही, तो हाँ, एक तो 0 करेगा, होगा। ऐसा यहाँ पे कभी नहीं होगा, ये वाला सिचुएशन यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा। इसमें क्या बोल रहा है, डी 0 हो जाए और इनमें से कोई एक नॉन 0 हो, वो तो कभी भी नहीं होगा। D1 D2 D3 बाय डिफॉल्ट 0 होंगे, नॉन 0 होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसमें देखो एक रो 0 हो गई, सॉरी एक कॉलम 0 हो गया, इसमें ये कॉलम 0 हो गया, और इसमें ये कॉलम 0 हो गया। तो D1 D2 D3 की वैल्यू हर बार 0 ही होगी, तो ये तो होगा ही होगा, D1 D2 D3 हर बार 0 होगा। हाँ अगर ये 0 हो गया तो फिर कंसिस्टेंट होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के साथ। थर्ड सिचुएशन यहां पे नहीं आ सकती है, नो सॉल्यूशन का केस यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो कंसिस्टेंसी, नो इनकंसिस्टेंसी। यहां तक क्लियर बोलो? यस सर। तो ठीक है, डिटर्मिनेंट हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है।